तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो मानना ही है। उपेंद्र कुशवाहा के मन में इसमें सीट नहीं चल रहा है, उनके मन में चल रहा है केंद्रीय मंत्री बनने का। नीतीश कुमार से भी चिराग पासवान की जो बात हुई वो काफी हीटेड नजर आ रही थी। पीछे नहीं हट रहे चिराग पासवान, तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान ही पेच फंसा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 100 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चिराग ये मानेंगे नहीं कि वो पेच फंसा कर रखे हुए हैं। प्रशांत किशोर भी उस कड़ी में आगे बढ़ चुके। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है विशेष पंचनामा लेकर के। और विशेष पंचनामा में आज हम आपसे कई सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब नमन जी देंगे और इसके साथ साथ आपसे भी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता क्यों नहीं हो रहा है, कहां पेच फंसा हुआ है, किसने पेच फंसाया, इस पेच फंसने से आखिर गठबंधन का क्या होगा, 243 सीटों में आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जितने सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे से आखिर क्या डरे हुए हैं सभी दल। इन सभी सवालों का जवाब हम लेकर के आज हाजिर हुए हैं और इसके साथ साथ एक एक करके सवाल हम नमन जी से पूछेंगे। नमन जी, आखिर पेच क्यों फंसा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, दोनों जगहों पर पेच फंसा हुआ है, सच है। और कायदे से जिस तरह से चुनाव के समय बचे हुए हैं, बहुत समय नहीं बचा हुआ है। 4 महीने तो उंगली पर जोड़ने पर हो रहा है। 4 महीना से भी एक दिन घटा तो चल जाइए ना। ये 4 महीने तो पिछले 15 दिन से हम लोग खा रहे हैं। और अगर 4 महीने भी आपके पास एक रणनीति और गठबंधन तय नहीं है जी, हालांकि मुझे लगता है कि अब तक तो प्रत्याशी भी तय हो जाने चाहिए मेंटली। बिल्कुल, आप घोषित न करें। देखिए, 2 ही बातें यहाँ हो सकती हैं, या तो गठबंधनों में आंतरिक समझौता नहीं बन पा रहा है जी, या दोनों कैच 22 खेल रहे हैं। पहले आप बिल्कुल ये पहले वो अनाउंस करें ताकि उसके हिसाब से हम रणनीति बना सकें। मुझे तो ये भी लगता है बाबा कि अगर ये लोग थोड़ा सा भी अगर देर करेंगे तो तीसरे मोर्चे से कोई दल अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर देगा, और इसकी संभावना प्रबल लग रही है। हो भी गई है ना, वैसे तो कई प्रत्याशी उतार भी दिए। और प्रशांत किशोर भी उस कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं, उनके अभी फाइनल स्क्रूटनी चल रहा है। तो हो सकता है कि इनके बीच में ये भी मामला हो जी, भाई जी। पहले आप, लेकिन केवल ये रणनीति होती तो हम चर्चा करने नहीं आते। बात सीधी है, जहां एनडीए की हम बात पहले कर लेते हैं जी। एनडीए में सीटों का समझौता अगर फंसा हुआ है तो ना तो सबसे बड़ी पार्टी की वजह से, ना सेकंड बड़ी पार्टी की वजह से, वह फंस रहा है तीसरे नंबर की पार्टी से। ये चिराग ये मानेंगे नहीं कि वो पेच फंसा कर रखे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चिराग पासवान के डिमांड से ही इस एनडीए के समीकरण में सीटों का समझौता अब तक नहीं हो पाया। न चाहते हुए भी चिराग पासवान के कारण ही पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, तो चिराग तो ये कहेगा कि भाजपा जदयू ने फंसा रखा है, बिल्कुल। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर मैं जानता हूं कि चिराग पासवान की जो डिमांड्स हैं वो इन 5 दलों के सामंजस्य के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है जी। उसका एक कारण है। देखिए, चिराग पासवान एक नॉर्मल समीकरण तो सब लोग चर्चा करते हैं कि चिराग पासवान 5 सांसद जिताए हैं तो 5 × 6 होता है 30। बिल्कुल, 30 सीटें अगर वो मांगते तो शायद हो सकता है कि 25-30 के बीच में कहीं एडजस्ट हो जाता, लेकिन वो तो 35 मांग रहे हैं, 40 मांग रहे हैं। तो 35-40 सीटें कहीं से भी इस गठबंधन में नहीं बच रही हैं देने के लिए। और मैं ये कोई बंटवारा करने वाला नहीं हूं, इसलिए ये नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं बहुत न्यायोचित हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार 100 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो और आप और भाजपा इधर उधर जाए ना जाए, नीतीश कुमार के लिए वहां के दरवाजे खुले हैं। ये गुलाम गौस ने साफ तौर पे उनके एमएलसी ने कह दिया है, और वहां जाने के पहले वो समर्थन भी खींच लेंगे केंद्र से। ये भी धमकी आ चुकी है। तो इन धमकियों को सुनने के बाद भी यदि सीट बंटवारे को लेकर पीछे नहीं हट रहे चिराग पासवान, तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान ही पेच फंसा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और अंदर में पता नहीं चिराग पासवान बात कर रहे हैं क्या, सच में इस सिचुएशन को देखते हुए पीछे हटेंगे कि नहीं, ये सब तो अंदर की बातें हैं। लेकिन ऊपर से देखकर और जो उनके आसपास के लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, उस आधार पर तो ये लग रहा है कि चिराग पासवान काफी अग्रेसिव हो गए हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री से भी जिस हिसाब से वो मिलते थे उस हिसाब से मिलते नजर नहीं आए। वो प्रणाम किया, दूर से ही खड़े होकर बस, वरना चिराग पासवान तो उनके पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हॉस्टिलिटी जो दिखने को मिली है मंच पर, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। दूसरा, नीतीश कुमार से भी चिराग पासवान की जो बात हुई वो काफी हीटेड नजर आ रही थी। नीतीश कुमार ने क्या पूछा तो सार्वजनिक हो चुका है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या, अगर लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ रहे हैं। फिर नीतीश कुमार का ये कहना कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको केंद्र की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहिए, आपको लंबा भविष्य है आपका बिहार में, आपको बिहार में मौका मिलेगा, वर्तमान में आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। रोक लगा दी उन्होंने। इन सब बातों की चर्चा अरुण भारती ने भी की। बिल्कुल, एक तरीके से
रोक लगा दी नीतीश कुमार ने कि आपको नहीं लड़ना है। अब बात फिर वही घूम के आती है कि क्या चिराग पासवान मान लेंगे नीतीश कुमार की बात, क्या चिराग पासवान मान लेंगे भाजपा की बात कि इस बार हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कम सीट पे मान जाइए जी। देखिए चिराग का पुराना पैटर्न तो ये कहता है कि नहीं मानेंगे, और अगर नए पैटर्न की मैं बात करूं तो चिराग पासवान के पास ऑल द मोर रीजंस हैं कि वो थोड़ा ठंडा करके इस चुनाव में आगे की रणनीति के लिए तैयारी अपनी करें। लेकिन 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार से चुनाव लड़ूंगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये अनावश्यक विवाद एनडीए में क्रिएट कर रहा है। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो आपको पता ही है, उनको सीटें जो मिलनी है वो लगभग तय है, जो उनको चाहिए उसको लेकर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चल रहा है। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, ये कोई और विश्लेषक नहीं समझा पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के मन में इस समय सीट नहीं चल रहा है, उनके मन में चल रहा है केंद्रीय मंत्री बनने का। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पीठ ठोका उनका, इसका मतलब कंफर्म है कि वो केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा, बिल्कुल अगले मंत्रिमंडल विस्तार में, जो कि चुनाव से पहले होने की संभावना हो गई है, वो मंत्री बनेंगे, ये तय है। उसके बाद सीटों का कोई मतलब रह नहीं आता है। आरएलएम एक सिंगुलरिटी वाली पार्टी है, वो एक नेता के पीछे चल रही है और एक नेता के ही एजेंडे पर पूरा चुनाव तय होता है। तो मैं बहुत उसमें कोई विवाद नहीं देख रहा हूँ। रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी का आप अच्छे से जानते हैं, वो केदारनाथ दर्शन करने गए। इस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि मैं बाबा से कुछ मांगने नहीं गया हूँ, बल्कि ये कहने आया हूँ कि आप सब कुछ हम ही को काहे दे रहे हैं। मतलब वो संतुष्ट है, वो खुश है। जैसा कि मैं कहता आया हूँ, पास विकल्प भी नहीं है, उनको खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो सीटों को लेकर अड़ेंगे तो उनको नुकसान केंद्र और बिहार राज्य दोनों में हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा। और इसके साथ साथ और भी परिवार में भी और दामाद जी वगैरह भी फंस जाएंगे, विवाद बढ़ जाएगा और उनको सब कुछ मिल ही रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, एनडीए के विवाद में पेच यहीं फंसा हुआ है। रही बात जदयू की, तो जदयू की बात में भाजपा, देखिए भाजपा कोई विवाद नहीं फंसा रही है। भाजपा जो भी खेल करेगी चुनाव की बात करेगी, बिल्कुल। और वो क्या करेगी, अमित शाह बार बार आंकड़ों पर निर्भर नहीं, वो बार बार अमित शाह कह रहे हैं जी 9 मन तेल होगी राधा नाचेगी, नहीं होगा तो फिर बात नहीं होगी, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार नहीं, और सरकार तो भाजपा की कहलाएगी। जी जी। एक सवाल यहाँ नमन जी, एक बार जदयू को बस खत्म कर लूं, ये खत्म ही हो जाएगा पूरा। जदयू की तरफ से कोई खास विवाद नहीं है। जदयू की तरफ से यही समस्या है कि नीतीश कुमार को आप हटाने का सोचे भी मत, सीएम घोषित कर दीजिए। हाँ, सीएम घोषित कर दीजिए। उनके बेटे ने शुरू किया था, निशांत ने ये कहना कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर जो समीकरण है उसको जल्दी घोषित करना चाहिए, और सीएम के तौर पर पिता को तुरंत ही घोषित कर दीजिए। ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया था, अब उस वजह से देरी हो रही है जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनडीए में अगर कोई पेच है तो वो यही सब पेच है, और इन पेचों में सबसे खतरनाक आप जब जोड़ घटाव करते हैं तो वो चिराग पासवान ही नजर आते हैं। इसी पर मेरा सवाल है नमन जी कि युद्ध और किसी भी खेल की एक रणनीति होती है कि जब आप अंतिम समय में जीतने की स्थिति में हो तो वहां आप ये नहीं देखते हैं कि हमारे अपोजिट में कौन बैठा हुआ है। जी। तो चिराग पासवान गलत कहाँ कर रहे हैं? जब नीतीश कुमार को लगा कि चिराग पासवान को हटाने से हम और आगे बेहतर कर सकते हैं तो 2020 में उनको बाहर कर दिया। आज नीतीश कुमार को लग रहा है कि चिराग पासवान नहीं रहेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो चिराग पासवान भी उसका फायदा उठाएंगे, बटने चुरा। ठीक है, लेकिन देखिए जब आप कहते हैं कि आप मोदी जी का हनुमान हैं, तो आप संकट हरता बनना पड़ेगा, आपको विघ्न हरता बनना पड़ेगा आपको। ये नीतीश कुमार के लिए अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की जो प्रक्रिया चिराग पासवान शुरू कर दी है। देखिए चिराग चाह रहे कि नहीं चाह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस दिन ही कहा था जैसे ही वो कहते हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे वैसे ही भेजने पड़ेगी। बिल्कुल। और आखिर मंच पर देखिए नहीं मिला, वही हुआ ना, आपने तो पहले कह दिया था। और अंततः ये इस बात का भी परिचय कहीं ना कहीं है कि नीतीश कुमार की वजह से जो अब नीतीश कुमार की इनसिक्योरिटी की वजह से जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें चिराग पासवान को ही कहीं ना कहीं पूरा श्रेय दे दिया जाएगा, आप ही की वजह से हुआ। तो ये एनडीए की समस्या थी। अब आगे बढ़ते हैं महागठबंधन की तरफ। जी, महागठबंधन में समस्याएं तो कई हैं, लेकिन मूल समस्या वहां यही है कि आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो मानना ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है और सब मानते भी हैं। दूसरी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नहीं, अभी मानिए और उन्हीं के हिसाब से सीट बंटवारा कीजिए। इंडिया गठबंधन के बिहार ब्लॉक के संयोजक तेजस्वी यादव जैसे ही बने वैसे ही ये तय हो गया कि फैसला सारा वही लेंगे। कांग्रेस की तरफ से समस्या ये है कि कांग्रेस बिहार में 2 तरह के चुनाव लड़कर देख चुकी है। एक
चुनाव में वो अलग हट कर देख चुकी है, बिल्कुल। उससे कोई खास फायदा हुआ नहीं था। दूसरा, वो एक खास प्रयोग बिहार में कर चुकी है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको टिकट देते हैं, जी। जो भक्थाइल नेता है उनको टिकट देते हैं, उस पर भी उसको बहुत रिजल्ट नहीं मिला। और दूसरे में उसने ये किया कि युवाओं को टिकट दिया, उसमें भी 70 सीटों में 19 सीट पे जीत पाई। बिल्कुल। देखिए 2010-2015 दोनों में अलग अलग प्रयोग हुआ। कायदे से तो 2020 चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, उसने कई युवाओं को टिकट दिया। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट था, तो एक्सपेरिमेंट से आप 100% फायदा नहीं उम्मीद करते हैं। समय भी तो बच कम था। और उसमें गलतियां भी थी ना, उसमें गलतियां ये थी कि कई युवा नेताओं को जहां के वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वहां से हटाकर कहीं दूर फेंक दिया दूसरी जगह से दिया और ये सब कुछ कहा था कि तेजस्वी ने कराया था। बिल्कुल बिल्कुल। खैर जो भी हो, समस्या इनके बीच में जो भी रही हो, कांग्रेस एक बड़ी समस्या बनकर उत्पन्न हो गई है। जी। कृष्णा अल्लवरू, राजेश राम और कन्हैया, इनके बिहार में आगमन से ही, इनके कंट्रोल में आते ही तेजस्वी यादव थोड़े हॉस्टाइल हो गए। बिल्कुल। राजद थोड़ी हॉस्टाइल हो गई। राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, इन्हीं 3-4 लोगों में ही घिर कर रह जा रहे हैं। वो तेजस्वी यादव को भाव देते नजर नहीं आ रहे हैं, वो लालू यादव से बहुत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कॉन्शियस एफर्ट बिहार में इस बार लगाया है कि वो रैलियां तो खूब कर रहे हैं, बिहार में सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर राष्ट्रीय वो आए हैं, उभर के आए हैं सर्वे में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वो बिहार लगातार ज्यादा आए हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा सभाएं की हैं, ज्यादा लोगों के बीच गए हैं, प्रधानमंत्री मंच पे आकर चले आते हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं। ये सारी समस्याओं को जब वो उठा रहे हैं तो इसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना लाजमी है बिहार में। और बिहार में बैगेज छोड़ के भी आ रहे हैं, बिल्कुल। तो पुराने लोग उनके साथ वापस भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और कई पूरी टीम नहीं बनाई है, तो कोऑर्डिनेशन तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा ना। अगर बिहार में पटना में नए डीएम-एसपी आ जाए तो उनको नए पुराने लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होगी ना। यही हो गया। कृष्णा अल्लवरू थोड़े से गर्म दल के हैं, उनकी जो शैली है वो थोड़ी गर्म है, तासीर उनकी गर्म है। प्रो कांग्रेस है वो, अब तो प्रो कांग्रेस है बिल्कुल। फॉर फर्स्ट टाइम मैं ये कह सकता हूं दावे से, विदाउट अंडरमाइनिंग एनीवन्स एफर्ट, कि पहली बार कांग्रेस ने कांग्रेसी तासीर वाला प्रभारी बिहार में भेजा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। बट अगेन, क्या कांग्रेस इज रेडी टू टेक दैट रिस्क? उतना बड़ा रिस्क कांग्रेस ले सकती है? मुझे लगता है कि संभव नहीं लग रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि कांग्रेस केवल सीट बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और हम गलत रीड कर रहे हैं तो कांग्रेस वैकल्पिक तैयारी में लगी हुई है। बिल्कुल। 243 सीटों पर प्रत्याशी चयनित किए जा रहे हैं और कांग्रेस बिहार में इस बार तेजस्वी को बुली नहीं बनने देगी। वो उसके द्वारा किए गए फैसलों को स्वीकार नहीं कर रही है, अभी तक तो नहीं कर रही है। और जो फैसले होंगे वो क्रिएटिव कॉमन से होंगे, मतलब सब लोग बैठेंगे और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी उसी निर्णय पर काम होगा। चारों जो उनकी सभाएं हुई हैं, मतलब चारों जो मीटिंग्स उनकी हुई हैं, उन मीटिंग्स की अगर चर्चा हम भी कर लें, हम तो पहली मीटिंग में जो चर्चा हुई उसमें बहुत कुछ निकल के नहीं आया, दूसरी में भी वही नहीं निकल के आया, तीसरी में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि अब ये लोग बात नहीं मान रहे हैं तो उसको मनवाया जाए, और उन्होंने बॉस बन करके दिखाया। उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे वो बॉस बने वैसे ही विद्रोह हो गया। कम हुआ तो तेजस्वी वही कर रहे थे, अब पद पर बैठ के कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस मानेगी नहीं, ऐसा लग रहा है साफ तौर पर। और राहुल गांधी बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे प्रभारी के इस बार, ये भी साफ दिख रहा है। प्रत्याशी चयन से लेकर सब कुछ में ना अखिलेश सिंह की चलने वाली है, ना किसी और चलने वाली है। पुराने नेताओं को छुट्टी कर दिया चुकी है, प्रभारी ही तय करेंगे कि किसको टिकट मिलेगा। ये बड़ी बात है। अब समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि प्रभारी कह रहे हैं कि 70 सीट से कम नहीं लड़ेंगे। मुझे जो खबर अंतिम आई है वो यही आई है कि 60 सीट से कम पर तो कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस नहीं, और सीटें भी अपने चॉइस की ही लेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा अरे सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गया कि राजद की 20 सीटें मांग ली है उन्होंने, जिसपे राजद तैयारी कर रही है। उन्होंने कह दिया कि 20 सीट पे हम लड़ेंगे। राजद पहले ही वहां कई विधायकों को अपना टिकट काटने की तैयारी कर चुकी है, कई लोगों को नोटिस मिल चुका है कि आपका टिकट कट गया है। अब ऐसे में यदि कांग्रेस भी इतना डिफिकल्ट प्ले करेगी तो मुझे लगता है कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये आगे चल के और समस्याओं को बढ़ाएगा। तो कांग्रेस की समस्या तो ये है कि वो तेजस्वी यादव के समक्ष 3 बड़ी समस्याएं उत्पन्न करके रखे हुए हैं। एक, कम से कम 60 सीट, जो मैं कह रहा हूं 70 तो वो कह रहे हैं।
डिप्टी सीएम दोनों घोषित करना होगा आपको। अगर आपको हमारे से मुंह से बुलवाना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद, तो हमारे लिए डिप्टी सीएम का तो आपको 2 डिप्टी सीएम हमें देना पड़ेगा। एक दलित नाम हम तय करेंगे, नहीं एक मुस्लिम और एक दलित या सवर्ण, हाँ, दोनों में से दोनों ऑप्शन खुले उनके तरफ से। ये 2 चेहरे आपको तय करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तीसरा, आपके हिस्से की कई सीटें हमें विनेबल सीटें चाहिए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से हमें सीट सहूलियत से आप ले लेते हैं, सारी जीतने वाली सीटें हैं, हमको सारी सीटें दे देते हैं, हम फंस जाते हैं। अब पटना साहिब में कभी जीत पाई कांग्रेस? कभी नहीं जीत पाई। फिर देखिए कि मतलब घूम रहे हैं वो साथ में लव सिन्हा के पीछे नजर आ रहे हैं प्रोटेस्ट करके। ये ऐसे दिखने से नहीं होगा, ये बरसाती मेढक है, इनको कांग्रेस बहुत भाव देने वाली नहीं है और इन सीटों को भी भाव देने वाली नहीं कांग्रेस। 2020 में इन्होंने ही कहा था कि आप हमको परमानेंट यहाँ देखिएगा, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, और नजर आए कब चुनाव में 4 महीना बाकी, 10-20 दिन चुनाव जो यहाँ रहे, उतना ही में उनकी बहन ने उनको पलासी की लड़ाई जीतने का अवार्ड दे दिया था। ये रोने लगी थी कि मतलब इतने दिन तक परिवार से दूर तुम कभी नहीं रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, जनता के लिए कर रहे हो, ये सब एहसान जनता चुका पाएगी क्या बिहार की कभी? तो जनता ने चुनाव में चुका दिया, लेते जाइए। तो खैर कांग्रेस की ये समस्या है। आगे बढ़ते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को अच्छे से पता है कि उनको आरक्षण मिलने वाला है, बिल्कुल, लेकिन कम से कम राजनीति तो कर सकते हैं मुद्दे पर। निश्चित रूप से महागठबंधन के पास ये औकात नहीं है कि वो सरकार बनाकर भी आरक्षण दे दे। ये उसी तरह से होगा जैसे बिहार में 65 की जगह 75% आरक्षण प्राप्त है। ये उसी तरीके से, उसी जातीय गणना के प्रदत्त आरक्षण की तरह होगा, जो कि बिहार में तो हो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। वही होगा जो ताती तत्वाक पान समाज का हुआ था, मिल तो गया कागज में लेकिन छीन लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेक्निकली इट इज इम्पॉसिबल कि वीआईपी जो मांग रही कि मलाहों को आरक्षण मिल जाए, वो संभव नहीं है। भाजपा इसके वैकल्पिक व्यवस्था में लग गई है, बिल्कुल, मलाह आयोग या निषाद आयोग बनाकर उसने वोटिंग सेट करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक मुकेश सहनी नहीं रहेंगे इधर, तब तक कंप्लीट वोट मिल जाए संभव नहीं है। कुछ सेंधमारी कर सकते हैं ईबीसी में, क्योंकि ईबीसी ट्रेडिशनली वोटर रहा है एनडीए का, बीजेपी का। खैर, मुकेश सहनी कहां पेच फंसा रहे हैं? मुकेश सहनी को अच्छे से पता है कि तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया सकता है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के जस्ट पहले जो मुकेश सहनी रह गए थे और माझी और उपेंद्र कुशवाहा भाग गए थे, इनको समझ में आ गया मुकेश सहनी को दोनों एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए पहले भाग गए। हम फंसने जा रहे थे, इसलिए उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भागे थे। तो कहने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी ये जानते हैं कि कुछ और मिलना तो है नहीं, तो कम से कम डिप्टी सीएम तो मांग ले। बिल्कुल। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मुकेश सहनी ने इसलिए तेजस्वी के सामने रख दिया शर्त कि आप हमको घोषित कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे पार्टी को दीजिए, आप हमको दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उनके रहते हुए मंगनी लाल मंडल को बैठा देने का मतलब ही होता है कि उन पर भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं ये इशारे भी दिए जा रहे हैं मुकेश सहनी की तरफ से कि वो 60 सीटों का जो डिमांड उन्होंने किया अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, ये इशारा इसी बात का था कि 60 का आधा भी कीजिए तो 30 होता है। और मैं आपको दावे से कहता हूं 30 सीटों पर मुकेश सहनी मान जाएंगे। लेकिन जो अब आरजेडी की तरफ आई है, आरजेडी का पक्ष क्या है इसमें? आरजेडी ना तो डिप्टी सीएम घोषित करके जाएगी, ना आरजेडी 20 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में है। जो पटना में खबरें चल रही है तो कुछ और ही है, या तो 15-18 के बीच में निपटाया जा रहा है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि जितना चिराग पासवान को मिलेगा उतना तो जरूर मिलना चाहिए। अब मिलने की संभावना लग रही है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव को भी मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं है। भले वो साथ लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये सच बात है कि मुकेश सहनी को लेकर वो थोड़ा सा शंकित है। ये उनके इनसाइडर्स बताते हैं कि कहीं अगर मुकेश सहनी चुनाव के बाद भाग गए तो एक बना बनाया जीत का सरकार बनाने का समीकरण एनडीए के हाथ में चला जाएगा। इसकी गारंटी तो मुकेश सहनी नहीं दे सकते हैं, हालांकि कलेजा काट के तो दे नहीं सकते। हालांकि मुकेश सहनी अपने गठबंधन के प्रति बड़ा लॉयल रहे हैं, पिछली बार कहते रह गए, लालू प्रसाद बुलाते रह गए, नहीं गए, और अंत में क्या हुआ? उसका नुकसान ही हुआ उनको। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि कलेजा काट के तो दे नहीं सकते हैं। ये प्रूफ नहीं दिया सकता है कि हम आपके साथ परमानेंट रहेंगे। राजनीति में नहीं होता ऐसा। अब लेफ्ट की पार्टियों की बात है, देखिए ट्रेडिशनली लेफ्ट की पार्टियां चुनाव में हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की है। जब से वो इस गठबंधन में आई तब से उनके प्रदर्शन हर चुनाव में बेहतर होते गए हैं, और अब इसका दबाव ये पड़ रहा है कि अब उनको 30 सीटें 35 सीटें चाहिए कंबाइन। अब अगर ये नहीं संभव होगा तो तेजस्वी यादव पर यह सवाल खड़ा होगा कि तेजस्वी यादव अन्याय करते हैं। जी निश्चित रूप से, इसमें प्रतिभा को चापते हैं, कोई दो राय नहीं। तो तेजस्वी यादव के पास एक ऐसी
खुशनुमा समस्या आ गई है जी। कि जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये पेच फंसा हुआ है। रही बात राजद की, तो राजद भी पेच फंसाने में कम नहीं है। राजद 150 सीटों पर लड़ने की घोषणा अपने हिसाब से कर चुकी है। जी। 140 कम से कम वो लड़ेगी, ये लग रहा है। तो ऐसे में बाबा 140 सीट अगर खुद वो लड़ेगी तो बचता कहाँ है? 100 किसी के लिए बच रहा है। किसके लिए बच कहाँ रहा है? 100 बाकी 100 में 60 मुकेश सहनी, 70 कांग्रेस और 30 प्लस लेफ्ट। जी, अब उसमें आईपी गुप्ता का भी जोड़िए ना। तो इसमें तो हाँ आईपी गुप्ता भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके एक और लिए आदमी को आप भूल रहे हैं, हाँ जो पूरा पिजा उजा कर बैठे हुए हैं जी, फेशियल करा करके बैठे हुए हैं, रोज कह रहे हैं कि हम शामिल होंगे जी। पशुपति बाबू। जी हाँ वो देखिए उनको भी कुछ सीटें मिलनी है। हालांकि चलिए वो तो छोड़न पे भी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि अब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसमें महागठबंधन के सीट बंटवारे को एक ही आदमी करा सकता है जी, और वो है उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा की जो रैली 29 तारीख को है, अगर वो रैली सफल हो जाती है और संविधान सुधार और परिसीमन अगर वो हो जाता है, तब तो बिहार में परिसीमन सुधार, तो फिर कहीं ना कहीं बिहार में सीटें बढ़ जाएंगी, 300 से ऊपर, 300 बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद तो सबका 150 पे लड़ जाएंगे, 150 में बाकी लोग एडजस्ट कर सेटलमेंट सब हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। अब कहीं उस समय बढ़ ना जाए लोग का भाव। जी चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बारीकी से इन चीजों को समझाया। और ये पेच वास्तव में फंसा हुआ है, आपके दिमाग में भी ये बात होगी कि आखिर होगा क्या, होना क्या है। चुनाव तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कौन किस खेमे में रहेगा ये आप आकलन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस विश्लेषण से आपको क्या समझ में आया ये भी बताइएगा, हम कहां तक सफल हो गए ये भी बताइएगा, और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो पूछिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।